बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेडिकल पैरासाइटोलॉजी। यहाँ से कैसे किया जाया करता है, तो इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको नोट कराता जाऊँगा। इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास जो इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स हैं या सॉइल हेलमिंथीज़ उनमें से आ जाया करता है। तो ज़्यादा जो इसमें पास पेपर आया हुआ है वो हुकवर्म से आया हुआ है और राउंड वर्म से आया हुआ है, यानी जिसको हम एस्कैरिस कहते हैं, और एंक्लोस्टोमा ड्यूटेनेल। कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमारे सिस्टोड्स में से भी आए हुए हैं, टीनिया वगैरह से। बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है चैप्टर, ये आप अच्छी तरह करेंगे। तो मैं एक दफ़ा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। तो बुक हम एक्सेल ही यूज़ कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 24 है। सबसे पहले डेफिनेशंस हैं इम्पॉर्टेंट। मेडिकल पैरासाइटोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट क्या होता है? इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन या अपॉन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है? ये एक ऐसा एसोसिएशन होता है कि जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है वो न्यूट्रल रहता है, ना उसे फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप होता है या एसोसिएशन होता है जिसके अंदर दोनों जो होस्ट और पैरासाइट होता है दोनों को फ़ायदा होता है। पैरासाइटिज्म के अंदर होता है कि ये दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप है, इसमें पैरासाइट को तो फ़ायदा हो रहा होता है लेकिन जो होस्ट होता है उसको नुकसान हो रहा होता है। जो इन्फेक्शन, ये क्या होता है? इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपको पता ही है। और इन्फेस्टेशन क्या होता है? हैविंग अ पैरासाइट इन और ऑन द बॉडी। तो इसमें पैरासाइट भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोड्स भी हो सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई या ऊपर कोई पैरासाइट हो। और इसके बाद आपके पास मेडिकल हेलमिंथोलॉजी, दैट इज़ द स्टडी ऑफ वर्म्स कॉजिंग वेरियस डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स। और इसके अंदर हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है वो आप देख लें। हेलमिंथोलॉजी जो है, इसके अंदर हमारे पास जो हेलमिंथ्स होते हैं हम उनको दो क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं। एक प्लेटी हेलमिंथीज़ होते हैं और एक नीम हेलमिंथीज़ होते हैं, नीमा हेलमिंथीज़। सो जो प्लेटी हेलमिंथीज़ होती है इसके आगे फिर दो सब टाइप्स होती हैं, सिस्टोड्स और ट्रेमाटोड्स। आप इसको पीसीटी से याद रख सकते हैं। प्लेटी हेलमिंथीज़ इंक्लूड सिस्टोड्स एंड ट्रेमाटोड्स। सिस्टोड्स को हम टेपवर्म्स कहते हैं, टीनिया वगैरह हो गए, और ट्रेमाटोड्स को हम फ्लूक्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नीमा हेलमिंथीज़ हैं, तो इसके अंदर हमारे पास नीमाटोड्स आ जाते हैं। नीमाटोड्स हमारे पास जो राउंड वर्म्स होते हैं, दैट इंक्लूड ट्रिक्योरस, एस्कैरिस, एंक्लोस्टोमा। ये हमारे पास चैप्टर के अंदर ज़्यादातर इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि डिजीज़ कॉज कर रहे होते हैं। डिजीज़ सारी कॉज करते हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हैं। तो ये हमारे पास प्लेटी हेलमिंथीज़ और नीम हेलमिंथीज़ हैं। प्लेटी के अंदर सिस्टोड्स एंड ट्रेमाटोड्स और नीम हेलमिंथीज़ के अंदर हमारे पास नीमाटोड्स शामिल हैं। तो सबसे पहले हम जो चीज़ें शुरू कर रहे हैं, दैट इंक्लूड्स एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ये आपने पढ़ा हुआ भी होगा पैथोलॉजी के अंदर। सो ये ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर होता है और इसके दो फॉर्म्स होते हैं, सिस्टिक फॉर्म होती है और एक वेजिटेटिव फॉर्म होती है। और ये बेसिकली एमेबिक डायसेंट्री और एमेबिक लिवर एब्सेस कॉज कर रहा होता है। अगर आपको याद हो, स्केच ही किसी ने पढ़ी हो तो उसके अंदर ये लिवर एब्सेस फॉर्म कर रहा था। सो इसका जो साइकिल होता है, इसकी डायग्राम बनी हुई है। तो सबसे पहले तो ह्यूमंस के अंदर सॉलिंग ऑफ सिस्ट थ्रू कंटामिनेटेड वाटर या फूड के थ्रू हमारे अंदर आता है। और हमारी स्मॉल जो इंटेस्टाइनस के अंदर इसकी एक्सेस्टेशन होती है, यानी सिस्ट फॉर्म जो है वो एक तरह से एक्सपोज होती है और ट्रोफोजाइट बनते हैं। ट्रोफोजाइट अब डिजीज़ कॉजिंग सब्सटेंस होता है एंटमीबा के केस के अंदर। या तो ये एसिम्प्टोमेटिक कॉलोनाइजेशन कर सकता है, अमीबिक कोलाइटिस कर सकता है, या फिर लिवर एब्सेस भी कॉज कर सकता है, या फिर इसी तरह पास ऑन कर सकता है आगे स्टेज के अंदर। ट्रोफोजाइट से दोबारा इंसिस्टेशन होती है कोलोन के अंदर और फिर एक्सक्रीशन हो जाती है, सिस्ट फॉर्मेशन होती है और वो फिर दोबारा हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जाती है और हमारे थ्रू आ सकती है वाया द वाटर और कंटामिनेटेड फूड। तो ये इसका लाइफ साइकिल है। इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? अगर आपको याद हो तो देयर वाज द प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज। अगर आरबीसीज हमें वेजिटेटिव फॉर्म के अंदर नज़र आएँ तो ये हमारा डायग्नोसिस होता है। प्रिवेंशन आप कैसे करेंगे? डेफिनेटली पानी के थ्रू या खाने के थ्रू आ रहा है तो
सो जो भी लोग पब्लिक प्लेसेस के अंदर वर्क कर रहे हैं लाइक फूड इंडस्ट्रीज़, रेस्टोरेंट, होटल्स, किचन, तो वो उनको आइसोलेट कर दें जब तक कि वो फ्री नहीं हो जाते इन्फेक्शन से। डायग्नोसिस किया जा सकता है, अर्ली डायग्नोसिस किया जा सकता है, हेल्थ एजुकेशन की जा सकती है और ट्रीटमेंट किया जा सकता है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आप सारों में लिख सकते हैं। फूड बॉर्न, मोस्ट ऑफ द डिजीज़ आर द फूड बॉर्न या फिर वाटर बॉर्न, हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंशन वगैरह आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना एंटमीबा हिस्ट्री लेके, आप इसमें तो सवाल तो नहीं आया हुआ बहरहाल, बट आप याद रख लें कि अगर कहीं पर वो डायग्नोसिस देता है या सिनेरियो में, तो प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज और डिसेंट्री का वो ज़रूर जो है ना वो देगा। अगला है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। तो ये टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज करता है, वो आप स्केची अगर किसी ने देखी है, नहीं भी देखी, तो ये बिल्ली के थ्रू या कैट्स के थ्रू जो है फीको ओरल रूट के थ्रू पास करता है। तो कैट्स आर द मेन सोर्स। सो और ये कंजेनिटल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इट कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम द प्रेग्नेंट मदर, और या फिर लेटर भी एक्वायर किया जा सकता है। प्रिवेंशन क्या है कि जो अगर आपके पास पेट है, तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए। दूसरा ये है कि रॉ मीट नहीं फीड करना चाहिए पेट कैट्स को, और स्क्रीनिंग होनी चाहिए वुमेन की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ताकि उनको इन्फेक्शन तो नहीं है, और अगर इन्फेक्शन है तो ट्रीट किया जाए उन्हें। और रॉ मिल्क भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और जो मीट है उसको भी आप प्रॉपरली आप यूज़ करें बिफोर। सो एक तो कैट्स के हवाले से आप देख सकते हैं कि आप उनको हैंडलिंग प्रेग्नेंट वुमेन ना करें, रॉ मीट नहीं उनको सर्व करें, उनको हैंडल ना करें। अगर स्क्रीनिंग करा लें ड्यूरिंग, अगर आपके पास पेट कैट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रॉ मिल्क और मीट को आप थोड़ा सा कुक करके इस्तेमाल करें। बाकी आपके पास अगला है क्लास ट्रेमाटोडा। तो क्लास ट्रेमाटोडा हमने जैसे कि बात की थी कि ये प्लैटीहेल्मिन्थीज़ की क्लास में से हैं। दे आर अनसेगमेंटेड वर्म्स, ये याद रखिएगा, लीफ लाइक अनसेगमेंटेड वर्म्स। अगर कहीं पर सिनेरियो के अंदर जिक्र होता है अनसेगमेंटेड वर्म्स का, तो ट्रेमाटोड या फ्लूक्स, लिवर फ्लूक्स। तो सबसे पहले हमारे पास इंटेस्टाइनर या लिवर फ्लूक्स हैं, फिर हम लंग फ्लूक्स, और फिर हम ब्लड फ्लूक्स। इसके अंदर से भी सवाल ऐसा तो कभी नहीं आया, बट हम इसको एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। इंटेस्टाइनल या लिवर फ्लूक्स ये बेसिकली लिवर या बिलियरी पैसेज को इफ़ेक्ट करते हैं, और जो अडल्ट वर्म है वो हर्बीवोरस एनिमल्स, शीप, गोट के अंदर प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है कि जो एग्स होते हैं ये जो फ्लूक्स के, ये फीसिस के अंदर पास होते हैं शीप या गोट के, और जब उनको पानी का एक्सपोजर मिलता है तो वो लार्वा में डेवलप हो जाते हैं और अपने आप को जो इंटरमीडिएट होस्ट है स्नेल, उसके अंदर लाइक इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। अब जो लार्वा है वो जब भी वेजिटेशन या फिर जो उनकी खुराक होती है शीप या गोट्स की, वहाँ पर डिपॉजिट करता है लार्वा, वहाँ पर स्नेल के थ्रू आ जाता है, और जब वो फीड करते हैं शीप या गोट दोबारा उस जो फील्ड होती है या जो वेजिटेशन होती है, तो उनके जो बिलियरी पैसेज या फिर कैटल के बिलियरी पैसेज के अंदर आ जाता है। अब इंसानों के अंदर अब ऑब्वियसली जब वो ऐसा मीट खाएंगे जिसके अंदर लार्वा मौजूद हैं तो उसके थ्रू आ सकता है। तो बेसिकली आपके पास शीप गोट, वो उनके एग्स पास होते हैं फीसिस के, वहाँ से स्नेल के अंदर जाते हैं, स्नेल से फिर दोबारा वेजिटेशन में आते हैं, और वो जो शीप गोट उसे खाती हैं, वहाँ से फिर जब हम ऐसे इन्फेक्टेड एनिमल को कंज्यूम करते हैं तो हमारे पास आ रहा होता है। प्रिवेंशन क्या होती है, एक वेटनरी प्रॉब्लम है तो कैटल को आपने इस डिजीज़ से जो है वो बिल्कुल फ्री करना है, और दूसरा ये है कि स्नेल कॉज कर इंटरमीडिएट होस्ट, तो स्नेल की जो पॉपुलेशन है उसको भी आप डिस्ट्रॉय करें। अगला है क्लोनोरिसिस सेनेसिस, ये भी लिवर फ्लूक है। अब ये क्या होता है कि जो एग पास होते हैं, लाइक पिछले हमने बात की, तो ये स्नेल के अंदर एंटर होते हैं जहाँ पर वो लार्वा के अंदर डेवलप होते हैं। अब उसके अंदर हमारे पास जो होता है ना द शीप या गोट थे, यहाँ पर हमारे पास जो फ़िश अवेलेबल है कि जब हमारे पास लार्वा स्नेल को छोड़ता है तो वो इट इज़ टेकन बाय द फ्रेश वाटर फ़िश। और इंसानों के अंदर कैसे आता है, जब हम वो इन्फेक्टेड फ़िश खाते हैं तो उस वजह से आ जाता है। तो बाकी प्रोसीजर सेम ही है, लेकिन इसके अंदर वहाँ पर वेजिटेशन के अंदर स्नेल छोड़ आता, तो यहाँ पर वो पानी के अंदर ही जो लार्वा है वो उसको लीव करता है और फ्रेश वाटर जो फ़िश है उसको अपटेक कर लेती है। प्रिवेंशन क्या है, ऑब्वियसली एक तो आप वो जो स्नेल है उसने हर जगह डिजीज़ कॉज कर रहा है, तो एक तो आप उसकी जो पॉपुलेशन है उसको डिस्ट्रक्ट कर दें, और दूसरा है कि अपनी वाटर सप्लाई को वो बेहतर बनाएं।
दूसरा है लंग फ्लूक्स और पैरागोनिमस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास फ्लूक्स होते हैं ये दे आर प्रेजेंट इन द लंग टिश्यू। अब जो हमारे पास एग्स होते हैं लंग फ्लूक के, ये स्प्यूटम या फीसिस या फीको ओरल रूट के थ्रू स्प्रेड कर रहे होते हैं और ये हमारे पास एक डिजीज़ कॉज करते हैं पैरागोनिमियासिस दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय कफ, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, फीवर, डायरिया, हेपेटोस्प्लेनोमेगली। सो अब बेसिकली ये स्प्यूटम फीसिस के थ्रू आप स्प्रेड करता है और इसके अंदर भी इंटरमीडिएट जो होस्ट होता है ना वो स्नेल होता है और सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट होता है फ्रेश वाटर ही होता है जो फ़िश होती है। तो ये भी जो है ना आपके पास यू हैव टू अवॉइड फ़िश एंड स्नेल की पॉपुलेशन को एक तो आप ख़त्म करें और दूसरा ये है कि जो रॉ फिश है वहाँ भी आप उसको भी अवॉइड करें जहाँ पर ये पैरासाइट प्रेवलेंट है, ठीक है। और बाकी प्रॉपर डिसइंफेक्शन ऑफ स्प्यूटम और फीसिस, क्योंकि ये उसके थ्रू भी स्प्रेड कर सकता है और इट कैन आल्सो स्प्रेड वाया द फिश। तो ये आप देख लें। तो जो हमारा ये जो फ्लूक होता है ये बेसिकली होता लंग टिश्यू के अंदर ही है, लेकिन वहाँ से ये जो है ना इसका एयरबॉर्न स्प्रेड भी हो सकता है। अच्छा जी, अगला हमारे पास जो है वो ब्लड फ्लूक्स आ जाते हैं, शिस्टोसोमा, बिलहार्जिया, हेमाटोबियम। सो ये वन ऑफ द 3 स्पीशीज़ ऑफ ब्लड फ्लूक्स है। सो ये एक डिजीज़ कॉज करता है दैट इज़ करेक्टराइज्ड बाय सिस्टाइटिस, हीमाचूरिया और इसको हम कहते हैं बिलहार्जियासिस। सो ये बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट को ब्लॉक कर देता है। तो आपने याद रखना है कि शिस्टोसोमा जो हमारे पास बिलहार्जिया हेमाटोबियम है दैट कॉजेज़ द ब्लॉकेज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट। तो यूरिनरी ट्रैक्ट का है तो इसी वजह से इसके जो एग्स हैं वो यूरिन के अंदर पास करते हैं। तो और फीसिस के अंदर ये पास नहीं करता और ये जो इसके एग्स होते हैं ये ओनली इन्फेक्टिव टू स्नेल होते हैं। जो तमाम लार्वल जो इसकी स्टेजेस होती हैं वो स्नेल के अंदर आती हैं और वहाँ से जो इसकी इन्फेक्टिव फॉर्म होती है या जो इसकी सर्किराई या फिर लार्वल फॉर्म होती है ये वाटर के अंदर एस्केप करती है फ्रॉम स्नेल और ह्यूमंस के अंदर ये इंटैक्ट स्किन के थ्रू एंटर हो सकती है। सो इसका डायग्नोसिस भी ऐसे ही है कि इसके एग्स अगर यूरिन के अंदर आएँ तो ये इसका डायग्नोसिस होता है। तो हमारे पास ह्यूमंस के अंदर तो हमारे पास जो अडल्ट फॉर्म होता है ये पोर्टल वेन्स के अंदर मौजूद हो सकता है या वेजिकल प्लेक्सिस के अंदर मौजूद हो सकता है। तो क्या होता है कि जो इसके एग्स हैं ये यूरिन के थ्रू जाते हैं, यूरिन से स्नेल में जाते हैं, जो लार्वल स्टेजेस हैं स्नेल के अंदर होती हैं और फिर जो स्नेल से जो है ना ये वाटर के अंदर जाते हैं और वहाँ से फिर इंटैक्ट स्किन के थ्रू इंसानों के अंदर आ जाते हैं। और ये जो इसका अडल्ट फॉर्म ये हमारे जो बॉडी के अंदर मौजूद होता है स्पेसिफिकली इन द पोर्टल वेन्स वगैरह। प्रिवेंशन के अब देखें एक तरह से वाटर के थ्रू इंसानों के अंदर आ रहा है। सो प्रोविजन ऑफ सेफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग पर्पसेस। जहाँ पर एंडेमिक एरियाज़ हैं वहाँ से आप बिल्कुल वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग, बाथिंग से अवॉइड करें और अगर पानी इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो आप उसको वाटर को बॉयल कर लें, फ़िल्टर कर लें ताकि कोई इस तरह के स्नेल्स वगैरह ना हो या कोई एग्स वगैरह। और बाकी पानी को साफ़ कैसे किया जा सकता है, क्लोरीनेशन के थ्रू किया जा सकता है, कॉपर सल्फेट इस्तेमाल किया जा सकता है, वाटर और यूरिन और जो फीकल डिस्पोजल है उसको बेहतर बनाया जाए, हेल्थ एजुकेशन दी जाए और जो पेशेंट बीमार हो चुके हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाए। तो बेसिकली आप सेफ वाटर प्रोविज़न आप करें, उनको फ़िल्टर करें, बॉयल करें, उसकी क्लोरीनेशन करा दें कॉपर सल्फेट के थ्रू या फिर आप क्लोरीन वगैरह ऐड कर दें और उसके बाद आप जो है हेल्थ एजुकेशन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह की तरफ आप आ सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स, ये आपने अच्छी तरह ज़रूर रीड करना है। सबसे पहले हमारे पास ना ट्राइक्यूरस ट्रिक्यूरा है, इसके SCQ आ जाया करता है और इसमें ऐसे क्यों आता है कि ना ज़्यादातर आप सॉइल ट्रांसमिटेड जो पैरासाइट्स हैं ना उनके नाम बता दें और उनकी प्रिवेंशन बता दें। तो जो ट्राइक्यूरस है इसको हम विपवर्म भी कहते हैं और जो हमारे पास अडल्ट वर्म है ये हमारे म्यूकोजा ऑफ सीकम, इलियम, अपेंडिक्स और कोलॉन के अंदर रहता है। अगर कहीं पर भी अपेंडिसाइटिस का सिम्टम आए सिनेरियो के अंदर तो आपने विपवर्म या ट्राइक्यूरस को फ़ौरन पिक कर लेना है। सो इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं, एब्डोमेन, वॉमिटिंग एंड डायरिया, ये इसके बेसिक होते हैं और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्स की वजह से अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है। सो प्रिवेंशन क्या होती है कि आपके पास जो फीसिस हैं उसको आप प्रॉपर डिस्पोजल करें क्योंकि इसका जो
स्प्रेड है इसी तरीके से हो रहा होता है। और हाइजीन मेजर्स आपके अच्छे होने चाहिए, वॉशिंग, यू शुड वॉश योर हैंड्स, और कोई भी ऐसा जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जिनको कुक ना किया गया आपने उनको अवॉइड करना है। सो आप याद रखें कि एक तो डिस्पोजल आपका सही होना चाहिए फीसिस का, फीको ओरल रूट के थ्रू इसका जो है वो बेसिकली ट्रांसमिशन है। आप अपनी हैंड हाइजीन अच्छी रखें और इसके साथ साथ अनकुक्ड वेजिटेबल्स जो है ना उनको आप अवॉइड करें। एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, थ्रेड वर्म, पिन वर्म कहते हैं, और ये रिजेंबल करता है कॉटन थ्रेड के। अब होता है क्या है कि जो इसका इन्फेक्शन है ये इसकी इन्फेक्टिव लार्वा की इंजेक्शन की वजह से होता है। स्पेसिफिकली बच्चों के अंदर होता है, दे स्क्रैच देयर पेरिएनल स्किन, और वहाँ से जो इसका इन्फेक्टिव लार्वा है वो माउथ के थ्रू बॉडी के अंदर चला जाता है। प्रिवेंशन कैसे करते हैं आप? एक तो बच्चों को बताएं कि उनकी पर्सनल हाइजीन के बारे में, फिंगर नेल्स का आप ख्याल रखें, हैंड्स को आप वॉश करें, और ऐसे जो क्लोथ्स बनाएं जो कि उनको स्क्रैचिंग से प्रिवेंट करें, नाइट क्लोथ ऐसे, और अमोनिएटेड मरकरी ऑइंटमेंट आप पेरिएनल रीजन के ऊपर लगा सकते हैं ताकि जो ओवा हैं वो भी मर जाएँ और इचिंग के सिम्टम्स भी ना आए। और बाकी फिर एंटी हेलमेंथिक एजेंट्स तो दिए जा ही सकते हैं, लाइक मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल हम पढ़ा करते थे। ओके, तो ये हमारे पास जो है ना एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस हो गया। एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडिस, अब ये इसका सिनेरियो अक्सर आ जाया करता है, इसको हम राउंड वॉर्म कहते हैं। ये हमारे पास जो अडल्ट फॉर्म है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। जो हमारे पास ट्राइक्यूरस था वो सीकम के अंदर रह रहा था, इलियम वगैरह के अंदर, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है और इसको यूजुअली वन होस्ट चाहिए होता है। इसका सवाल आ जाता है कि आप इसकी ट्रांसमिशन बताएं कैसे होती हैं। अब इसके जो एग्स होते हैं ये लाइक अदर्स आर पास्ड इनटू द फीसिस, और ये मैन के लिए इन्फेक्टिव नहीं होते, ठीक है। सो मैन जो है ना इसकी इन्फेक्टिव लार्वा की वजह से इन्फेक्ट होता है या उससे डिजीज़ होती है। तो जो एग्स हैं वैसे तो पास ह्यूमन फीसिस के थ्रू ही होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, लेकिन जब ये इन्फेक्टिव स्टेज के अंदर आते हैं ना तो तब ये इंसानों के लिए ख़तरनाक है। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है इंसानों के अंदर? या तो उन्होंने पानी पी लिया ऐसा जिसके अंदर इसका इन्फेक्टिव लार्वा मौजूद है, या ऐसे वेजिटेबल्स खा ली हैं उस वजह से हो सकता है, या फिर वो ऐसी सॉइल के अंदर उन्होंने काम किया जहाँ पर इसका इन्फेक्टिव लार्वा मौजूद है। सो ये इसके 2-3 तरीके हैं। वाटर के थ्रू हो सकता है, कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स के थ्रू हो सकता है, या फिर सॉइल दैट इज़ इन्फेक्टेड विद द इन्फेक्टिव लार्वा। तो ये क्वेश्चन भी आता है, आप इसे मार्क ज़रूर कर लीजिएगा। इन्फेक्शन इन मैन इज कॉल्ड एस्केरियासिस। प्रिवेंशन आप क्या करेंगे? तो एक तो फीकल इसका है तो आप प्रॉपर डिस्पोजल करें फीसिस का, अपनी हाइजीन अच्छी रखें, हाथ धोते रहें, जो फूड है उसको आप जो है वो साफ़ करके इस्तेमाल करें, वाटर को आप ज़रूर क्लीन करें। बाकी हेल्थ एजुकेशन हो सकती है, और ह्यूमन फीसिस को एज अ फर्टिलाइज़र जो है ना उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। बाकी एंक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा डिडनेल, इसका सिनेरियो सबसे ज़्यादा आ रहा होता है। तो जब भी आपको सिनेरियो में वीकनेस, ब्रेथलेसनेस या पेलनेस का जिक्र आए, डर्मल लीजन का जिक्र आए, तो आपने जो है अनीमिया का जिक्र आए तो आपने इसको पिक कर लेना है, एनसाइक्लोस्टोमा डिडनेल। तो ये हुक्म है, और ये ज़्यादातर डिपेंडिंग अपॉन द स्टेज मैनिफेस्ट करता है। सबसे ज़्यादा इसके मैंने आपको सिम्टम्स बताया, डर्मल लीजन्स हो सकती है, इचिंग, फीवर, ट्रांसिएंट एनीमिया, और डर्माटाइटिस, वीकनेस, पेलनेस हो सकती है अनीमिया की वजह से। ज़्यादातर फार्मर्स के अंदर होता है। अब होता क्या है कि जो इसका ट्रांसमिशन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ और इसका एक दफ़ा क्वेश्चन भी आया हुआ है तो आप ये नोट कर सकते हैं। जो हमारे पास कंटेमिनेटेड फीसिस होते हैं ह्यूमंस के, वो दे आर डिपॉजिट ऑन द सॉइल, और जो लार्वा होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं, ठीक है, और फिलीफॉर्म लार्वा के अंदर डेवलप करते हैं, और दैट पेनिट्रेट द स्किन एंड प्रोड्यूस डर्माटाइटिस। एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू इन्फेक्शन भी स्प्रेड कर सकता है, ज़्यादातर फार्मर्स के अंदर होता है। सो जो कंटेमिनेटेड फीसिस होते हैं वो सॉइल के अंदर जाते हैं, और जो लार्वा हैं वो फिलीफॉर्म लार्वा के अंदर डेवलप करते हैं, और हमारी जो स्किन है वो फुट के अंदर, ये जो बेयर फुट जो लोग चलते हैं फार्मर्स वगैरह, उनके अंदर ज़्यादातर ये जो है ना इंटैक्ट स्किन के थ्रू एंटर हो जाते हैं। सो इसका प्रिवेंशन कैसे है? तो आप जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको आप सही तरह से डिस्पोज करें। हेल्थ एजुकेशन, लॉन्ग बूट्स स्पेसिफिकली फार्मर्स यूज़ करें। लार्ज बोर जो बोर होल लैट्रिन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। जो बीमार हो गए हैं लोग वो उनकी ट्रीटमेंट की जाए, और बाकी मैथ ट्रीटमेंट भी की जा सकती है। तो ये इसके पास इसमें ट्रीटमेंट जो है वो पास पेपर के अंदर, यहाँ तो मेंशन नहीं है एक्सेल के अंदर, तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि बेहेनियम, BEHENIUM इज़ वेरी इफ़ेक्टिव,
और इसके अंदर से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, कहीं वो फार्मर्स का जिक्र कर दे, एनीमिया का जिक्र कर दे, वीकनेस पेलनेस का, तो आपने, और अगर कहीं जर्नल प्रिवेंशन भी आ जाए ना, सॉइल वाले जो हेलमेंट्स हैं उनकी प्रिवेंशन का, उसके अंदर भी आप ये लिख सकते हैं जर्नल, प्रॉपर सैनिटरी डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, हेल्थ एजुकेशन, लॉन्ग बूट्स का इस्तेमाल करें, और बोर हेड लो होल लैट्रिन ट्रीटमेंट, मैस ट्रीटमेंट वगैरह। विचेरिया जिसे भी आप जिस तरह में प्रोनाउंस करते हैं, विचेरिया बैंक्रॉफ्टी, फिलेरिया बैंक्रॉफ्टी भी हम कहते हैं। तो ये फिलियरियासिस कॉज करता है मैन के अंदर, और इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर फीवर, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फेटिक ग्लैंड्स, हाइड्रोसील एंड एलिफेंटियासिस, लेग्स एंड स्क्रोटम वगैरह का। सो ये फिलियरियासिस कॉज कर रहा होता है। तो प्रिवेंशन कैसे, ये मॉस्किटो के थ्रू स्प्रेड करता है, तो आप जो वेक्टर है उसको किल कर दें, एंटी मॉस्किटो मैयर्स कर लें और ट्रीटमेंट कर लें इन्फेक्टेड पर्सन का। क्लास स्टोडा या टेप वर्म, ये सवाल ज़रूर आ जाया करता है, कहीं पर भी जिक्र हो सेगमेंटेड वर्म्स का, तो आप याद रखिएगा कि सेगमेंटेड वर्म्स आर टेप वर्म्स। तो टीनियासिस इसका जो इन्फेक्शन होता है उसको हम कहते हैं, और ये लॉन्ग फ्लैट टेप लाइक होते हैं और इंटेस्टाइनल कैनाल के अंदर होते हैं, और इनका अपना कोई इंटेस्टाइनल एलिमेंट्री कैनाल नहीं होता, तो ये सकर्स और हुक्स के थ्रू अटैच हो जाते हैं। टीनिया सोलियम, टीनिया सजिनाटा, इनका क्वेश्चन आ जाया करता है, लाइक कि जर्नली आ जाता है, प्रिवेंशन बताएं और डायग्नोसिस करें आप। टीनियासिस इनकी डिजीज़ होती है। टीनिया सोलियम, इसको पोर्क टेप वर्म के थ्रू, अब ये जो है ना अडल्ट फॉर्म इंटेस्टाइन ऑफ मैन के अंदर जो है ना वो रिजाइड करती है। अब एग कैसे आते हैं जो ह्यूमन फीसिस के, सबसे पहले तो हमारे पास पॉक के थ्रू होती है। इंसान अगर पॉक खाएंगे तो उसके अंदर अडल्ट फॉर्म आएगी इंसान के अंदर, और उसके एग्स वगैरह वो रिप्रोड्यूस करेगा, एग्स ह्यूमन फीसिस के अंदर आएंगे, और ये जो एग्स होते हैं ये इन्फेक्टिव टू मैन एंड पिग बोथ होते हैं, ठीक है। जो लार्वा होते हैं इसके, दे आर फाउंड इन मसल्स ऑफ एंड ऑर्गन्स ऑफ पिग, और इंसानों के अंदर भी आ सकते हैं, सही है। सो अब इंसान को या तो अगर डायरेक्टली अफेक्ट किए हैं तो खुद उसको सिम्टम्स आएंगे, वरना अगर वो पिग का मीट खाएगा तो उसके थ्रू भी ये अंडर कुक्ड इन्फेक्टिव पिग फ्लैश के थ्रू भी आ सकता है टीनिया सोलियम का। तो ये इसके जो लार्वा थे ये दोनों को इन्फेक्ट कर रहे थे। अब कुछ जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि लाइक स्कैरियस के अंदर के जो एग्स होते हैं वो इन्फेक्टिव नहीं होते मैन के लिए, लेकिन इस टीनिया के होते हैं, पिग के लिए भी होते हैं, इंसानों के लिए भी होते हैं। टीनिया सजिनाटा लार्वा, ये कैटल के थ्रू आ रहा होता है, बीफ कैटल के थ्रू। सो लार्वा जो हैं वो फीसिस के थ्रू बाहर जाते हैं और वेजिटेशन के ऊपर, वहाँ पर फिर जब वो इन्फेक्टिव वेजिटेशन जब कैटल्स उसके ऊपर फीड करती हैं तो वो भी इन्फेक्ट हो जाती हैं, और जब इंसान दोबारा वो कैटल खाता है जो कि इन्फेक्टिव है तो उस वजह से उसके अंदर जो टीनिया सजिनाटा का इन्फेक्शन है, टीनियासिस होता है, ये आ जाता है। इसके लार्वा को सिस्टिसर्क्यूसिस बोविस कहते हैं। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिस्टिसर्काई हम पढ़ते थे, तो ये उसकी लार्वल फॉर्म ही होती है। तो ये फीसिस के थ्रू पास कर रही है ऑन ग्रास वेयर कैटल फीड्स। कैटल आर इन्फेक्टेड बाय इंजेक्शन ऑफ लार्वल फॉर्म, और मैन बिकम्स इन्फेक्टेड व्हेन ईटिंग अंडर कुक्ड बीफ कंटेनिंग सिस्टिसर्कस बोविस। अब कैटल के अंदर कहाँ पर ज़्यादा डेपोजिशन होती है? जॉ, हार्ट, डायफ्राम, शोल्डर एंड ईसोफेगस। बाकी प्रिवेंशन ऑफ टेप वर्म आप कैसे कर सकते हैं? आप इंस्पेक्शन करें मीट की। अब बेसिकली मीट की आ रही है तो आप स्लॉटर हाउस में आप उसकी इंस्पेक्शन करें, अंडर कुक आप ना यूज़ करें और उसको थॉरो कुक करें। कैटल को ऐसी जगह पर ना फीड कराएं जहाँ पर ह्यूमन फीसिस की कंटामिनेशन का खदशा हो। पिकलिंग एंड सॉल्टिंग आप बिल्कुल ना करें। सो ये हमारे पास बेसिकली ये चैप्टर हो गया। इसके अंदर क्वेश्चन अब यहाँ पर साथ भी दिए हुए हैं कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एनॉक्सिया एंड क्रॉनिक इंडाइजेशन का। तो ये जब भी बात आएगी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और साथ एनोरेक्सिया और क्रॉनिक इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहेगा सॉरी, तो आपने हमेशा इसको पिक कर लेना है। ये जो सिम्टम है ये टीनियासिस के हैं। और इसके अंदर मैयर्स आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल 4 मैयर्स आप बता दें उनको। स्ट्रिक्ट आप इंस्पेक्शन करें मीट की, इसको थॉरो कुक करें, पिकलिंग वगैरह अवॉइड करें, उनकी जो कैटल ग्रेजिंग है उसको ओवरलुक करें। बाकी अगला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड वाइड
ऑलमोस्ट हाँ, पाकिस्तान के अंदर कोई 2 स्पीशीज़ बताएं जो कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करती हैं। एस्कैरिस और हुकवर्म आर दी मोस्ट कॉमन इन पाकिस्तान। और ट्रांसमिशन कैसे होती है आपको पता ही है। हुकवर्म ये वो उसके जो फीसिस के अंदर जो इंसानों के फीसिस है वहाँ से जाते हैं, लार्वा फिलीफॉर्म डेवलप होते हैं और जो पेनिट्रेट करते हैं स्किन को। एस्कैरिस भी आपको पता है कि इंसान जब लार्वा इंजेस्ट करता है डायरेक्टली तो एग्स नहीं इन्फेक्टिव होते, लेकिन जब लार्वा इंजेस्ट करता है वाया फूड या फिर ड्रिंक या फिर कंटेमिनेटेड हैंड्स। हाउ कैन वी कंट्रोल एंड प्रिवेंट दिस। प्रिवेंशन तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया ही है, लेकिन कंट्रोल के अंदर इसने ना कुछ चीज़ें लिखी हुई है पास पेपर के अंदर, सो वो आप देख लीजिएगा कि प्रिवेंशन तो आपको पता है कि हुकवर्म का कैसे करना है, आपने एस्कैरिस का कैसे करना है। कंट्रोल के अंदर 4 पॉइंट्स हैं। नोटिफिकेशन एंड आइसोलेशन एक ये चीज़, दूसरी कंकरेंट डिसइंफेक्शन, टर्मिनल डिसइंफेक्शन, क्वारंटीन, इम्यूनाइजेशन और ट्रीटमेंट। नोटिफिकेशन एंड आइसोलेशन हमें हुकवर्म और एस्कैरिस दोनों की केस के अंदर किसी को करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी एपिडेमिक नहीं है कि हमें ज़रूरत पड़े हेल्थ अथॉरिटीज़ को नोटिफाई करने की। कंकरेंट डिसइंफेक्शन, हाँ इसको हमें करने की ज़रूरत है कि जहाँ से इन्फेक्शन आ रहा है, फॉर एग्जांपल सॉइल के थ्रू आ रहा है, वाटर के थ्रू आ रहा है, तो हम उसको देखने की ज़रूरत है कि वो उसको हम जो इसके है ना डिसइंफेक्शन करें। टर्मिनल डिसइंफेक्शन या इम्यूनाइजेशन वगैरह हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती दोनों के केस के अंदर। और जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं ना उनको देखना होता है कि ये स्प्रेड कर सकता है, क्योंकि जो भी आसपास के कैरियर्स हो सकते हैं, पेशेंट्स हो सकते हैं, उनको हमने देखना होता है। ट्रीटमेंट, एस्कैरिस के अंदर हमारे पास पाइप्राजीन होती है और जो हमारे पास हुकवर्म होती है उसकी जो ट्रीटमेंट है बेहिनियम में होती है। तो ये एक चीज़ थी जो यहाँ पर लिखी हुई नहीं थी एक्सेल के अंदर। बाकी ऑलमोस्ट और पास पेपर के अंदर कुछ डेंगू के सवाल आए हुए हैं मेरे पास जो पास पेपर हैं। सो उसके अंदर ये एक्चुअली कम्युनिकेबल डिजीज़ का है, बट ये है कि जब भी आपके पास कंट्रोल मेजर्स हैं मॉस्किटो का तो आप इंडिविजुअल और कम्युनिटी एक्शंस ले सकते हैं। वैक्सीन CYD TDV प्रोफाइलैक्टिक टेट्रावैलेंट लाइव अटेन्यूएटेड वायरल वैक्सीन है। ये इसके 3 इंजेक्शन लगते हैं 6 मंथ के इंटरवल पे, CYD TDV। और बाकी आपको पता ही है कि डेंगू के लिए आप क्या बेड नेट लगाएंगे, प्रोफाइलैक्टिक मेजर्स लेंगे, पानी को आप यूज़ नहीं करेंगे, खड़ा नहीं होने देंगे, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ कर लेंगे और इन्वायरमेंटल मेजर्स ले सकते हैं। इसी तरह वेक्टर डेंगू फीवर के अंदर जो होता है वो एड्स इजिप्टी होता है, ठीक है। और ये एक सवाल आया हुआ है, तो ये बेसिकली तो उधर का ही सवाल है कम्युनिकेबल डिजीज़ का, बट यहाँ पर। और बाकी अगर वो पूछे कि आप सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथेस का नाम बताएं तो आप ट्राइक्यूरस टिक्यूरा बता सकते हैं, एंक्लोस्टोमा ड्यूडेनेल बता सकते हैं, विपवर्म जिसे हमने कहा था ट्राइक्यूरस को। इसी तरह आप एस्कैरिस बता सकते हैं, एंट्रोबियस नहीं बताएंगे क्योंकि वो सॉइल के थ्रू नहीं फैलता। एस्कैरिस बता सकते हैं, इसी तरह एंक्लोस्टोमा बता सकते हैं, टीनिया बता सकते हैं, सोलियम सैजिनाटा ये इसके अंदर आ जाएंगे। और इसके अलावा कोई इस तरह का सवाल नहीं है जो हमारा रह गया हो। सो आई होप कि आपको ये ज़रूर समझ आ गया होगा कि मोस्टली इसमें से सवाल आ जाया करता है, तो कोई MCQs आ जाए या सवाल आ जाए तो बेहतर है कि हम इसको ज़रूर कवर कर लें क्योंकि ये जल्दी कवर हो जाता है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।